उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों की जन आक्रोश रैली में जबरदस्त हंगामा हुआ। पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग से आगे जाने की मांग पर अड़े कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया और उन्हें खदेड़ा है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल का कहना है कि इलाके में अवैध रूप से मस्जिद बनाई जा रही है। इसके साथ ही क्षेत्र में बाहरी लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर हिंदू जन आक्रोश महारैली निकाली गई। शहर के हनुमान चौक पर कई हिंदू संगठनों और व्यापार मंडल के लोग एकत्रित हुए। महारैली में स्वामी दर्शन भारती, लखपत भंडारी और राकेश जैसे लोग भी शामिल हुए। आज उत्तरकाशी और जोशियाड़ा के सभी व्यापारी प्रतिष्ठान को बंद किया गया था। प्रशासन के मुताबिक तय रूट से बाहर जाने की कोशिश हुई और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हुई। इसके बाद हंगामा शुरू हुआ, जिसके बाद हल्का बल प्रयोग हुआ। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अब हालात सामान्य हैं और कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं। हाँ, इसके ना उनका स्वामी जी फोन लगा तेरे लगा पता। और हम कह रहे मस्जिद बन रही है, जो अवैध मस्जिद बन रही है उसे रोका जाए तुरंत। और स्पष्ट बात तो यह है कि वो जमीन जो है, जिस जमीन का मुआवजा खा लिया हो और उस जमीन पे तुम हम मस्जिद बनाओ, वो जमीन सरकारी जमीन है। यहाँ पर ऐसे अवैध रूप से मस्जिद चल रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे तो हमने संकल्प लिया है कि पूरा देवभूमि, पूरा ये ऋषि क्षेत्र देवभूमि को, उत्तराखंड को मुल्ला मुक्त करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल भी अपवित्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐसी उत्तरकाशी काशी विश्वनाथ के ऊपर मस्जिद बनाए हुए हैं, ये हमारे काशी विश्वनाथ को अपवित्र कर रहे हैं। बैरिकेडिंग में इन लोगों ने काफ़ी देर तक वहाँ नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन भी किया। तो उसके बाद फिर कुछ समय के बाद फिर ये स्थिति है कि इनके बीच में लोगों ने पुलिस के ऊपर बोतलें फेंकी, फिर पत्थर भी उसमें पड़े और बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया। और इसी बीच फिर जब बैरिकेड तोड़ दिया गया तो पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग किया और आंसू गैस छोड़े। कितने घायल हुए सर? और अभी जैसे तनाव जो सचिव तौर पर जानकारी मिली है, इसमें 5-6 प्रदर्शनकारियों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं और हमारे 7 या 8 पुलिस के जो हमारे जवान है, अधिकारी हैं, उनको भी चोटें आई हैं। तो थोड़ी धक्का मुक्की हुई, उसके बाद फिर उन्होंने पत्थरबाजी की और पत्थरबाजी में कुछ पुलिस वालों को चोट भी आई है। फिर हम लोगों ने हल्का सा बल प्रयोग करके उनको दूसरे रास्ते से डाइवर्ट किया। पूरे बाजार में किस तरह का माहौल है इस समय? अब तो सब शांत है, सभी लोग अपने अपने घर पहुंचे। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर इन दिनों जमकर बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर आज शिव की मूर्ति के साथ यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने देहरादून के सड़कों पर जमकर तांडव कर रैली निकाली है। खुद को शिवगढ़ बताकर यूकेडी ने देहरादून में शिव मूर्ति को साथ लेकर तांडव रैली निकाली। राजधानी के परेड ग्राउंड से शुरू हुई तांडव रैली को पुलिस ने सीएम आवास से पहले ही हाथी बड़कला में रोका, जिसमें पुलिस और यूकेडी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की भी। जहां भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ता देहरादून पहुंचे और तांडव रैली का हिस्सा बने। ये 24 साल का गुस्सा है उत्तराखंड की जनता का, तो 24 सालों तक इन्होंने भ्रष्टाचार किया और कुछ नहीं किया। मूल निवास हमारा खा गए, भू कानून उन्होंने लागू नहीं किया। ये 24 साल का गुस्सा है उत्तराखंड के लोगों का। और उस नौजवान की लड़ाई है जो राज्य बनने के बाद 24 साल का हो चुका है, इसका भविष्य अंधकार में है। हमारी बाढ़ की मेहनत का खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा हम लोग को क्षति पहुंचे। तो हमारी सरकार से ये आह्वान है, अगर सरकार जल्दी से मूल निवास भू कानून की मांग नहीं लगाती और यूसीसी लागू अगर यहाँ करेगी तो बहुत बड़ा आंदोलन इस प्रदेश में होगा, जैसा 1994 में होता जैसे अब होगा। इन दिनों उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से मूल निवास और भू कानून की आवाज जमकर उठ रही है, जिसको लेकर अलग अलग क्षेत्रों में धरने प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं यूकेडी नेता काशी सिंह एरी का कहना है कि ये तांडव केवल शुरुआत है, जल्द सरकार ने फैसला नहीं लिया तो परिणाम गंभीर होंगे। राज्य बनने से पहले हमको मूल निवास प्रमाण पत्र मिलता था, राज्य बनने के बाद अस्थायी निवास प्रमाण पत्र से काम चल रहा है, जिसमें लाखों लोग बाहर से आके फर्जी प्रमाण पत्र बना के यहाँ के नौकरियों में, यहाँ के संसाधनों में कब्जा कर रहे हैं। और सरकार आज 24 साल से हमारी इन मांगों को सुन नहीं रही है, इसलिए हम आप ये आर पार की लड़ाई का हमने ऐलान किया है। ये लड़ाई कब तक आगे जारी रहेगी?
जब तक सरकार नहीं झुकती है, जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, तब तक ये आंदोलन सतत जारी रहेगा। यूकेडी ने भू कानून और मूल निवास मामले पर विशाल तांडव रैली की। इस मामले में लगातार कई संगठन सड़कों पर उतरे हैं और कुछ दिनों बाद हरिद्वार में भी दोनों मुद्दों को लेकर एक विशाल रैली के आयोजन का ऐलान किया गया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। जोशीमठ में त्योहार के सीजन में बाहरी लोगों के फड़ लगाने पर रोक लगा दी गई है। व्यापार सभा ने मीटिंग करके बड़ा फैसला लिया है और बाहरी लोगों के बाजार में फड़ लगाने का विरोध किया। दरअसल व्यापारियों का कहना है कि बाहरी लोग केवल त्योहार के वक्त फड़ लगाने आते हैं, इससे स्थानीय व्यापारी को नुकसान होता है। इसलिए इस बार व्यापार सभा ने यह फैसला लिया है कि दिवाली में बाहरी लोगों को फड़ नहीं लगाने दिया जाए। और बाहर त्योहार पर जो लोग यहाँ पर फड़ फेरी लगाते हैं वो अन्य जगहों पे यहाँ पर आ करके केवल दीपावली त्योहारों पर त्यौहार खराब करके चले जाते हैं। इसलिए व्यापार मंडल ने बैठक की और व्यापार मंडल ने निर्णय लिया है कि भाई इस वर्ष जो स्थानीय व्यापारी हैं वही फड़ लगाएंगे, अन्य कोई भी अगर बाहर से आता है तो उसको फड़ न लगाने दिया जाए, जिसकी बात शासन प्रशासन से भी हो चुकी है। शासन प्रशासन भी उसमें सहयोग कर रहा है। कोटद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है और नगर निगम ध्वस्तीकरण के साथ चालानी कार्रवाई कर रहा है। नगर निगम ने लाल बत्ती चौक से अवैध सब्जी की दुकानें ध्वस्त की, साथ ही तहसील रोड पर अवैध तरीके से बैठे फड़ और ठेली वालों के चालान किए और उनके सामान को जब्त किया है। अब जल्दी ही गोखले मार्ग पर भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। अतिक्रमण हटाने की लंबे समय से चल रही है, लगातार ही चल रही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जब क्योंकि हम नगर निगम का के पास और भी कई सारे कार्य रहते हैं तो बीच बीच में इनके द्वारा इसका अनुचित लाभ उठाकर वहाँ पर पुनः अतिक्रमण किया जाता है। लेकिन हमारे द्वारा इसमें सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और जिन लोगों की द्वारा इस तरह से अवैध खुद से बिना लाइसेंस के रेडी लगाई जा रही है उनकी रेडी ठेली को भी जब्त किया जा रहा है। दिल्ली में आज कांग्रेस उत्तराखंड की बड़ी मीटिंग हुई है। केदारनाथ चुनाव को लेकर ये मीटिंग हुई। इसमें सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि सभी नेताओं को एकजुट होकर काम करने के लिए कहा गया है। नेताओं को विवाद पैदा करने से बचने के लिए कहा गया है और जल्दी ही नामों का पैनल भी भेज दिया जाएगा। इसके बाद केदारनाथ के कैंडिडेट पर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी मोहर लगाएगी। केदारनाथ उपचुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर ही विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उपचुनाव लड़ने से पहले कांग्रेस नेता आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में केदारनाथ में कांग्रेस का कल्याण आखिर होगा कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस नेताओं को इस वक्त केदारनाथ में होना चाहिए था, लेकिन विवाद सुलझाने के लिए सीनियर नेता दिल्ली पहुंचे। केदारनाथ में ऑब्जर्वर से लेकर उम्मीदवार तक में तालमेल नहीं बनता दिख रहा। यही वजह है कि मंगलवार को जब वर्चुअल मीटिंग में बात नहीं बनी तो गुरुवार को दिल्ली में बैठक हुई। केदारनाथ चुनाव से पहले पार्टी में वर्चस्व की जंग दिखाई दे रही है। सवाल है कि फैसला किसका माना जाए, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का या प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का। केदारनाथ में ऑब्जर्वर बने तो प्रदेश अध्यक्ष करण महारा को जानकारी नहीं मिली। प्रभारी के लेटर पर गणेश गोदियाल को सीनियर ऑब्जर्वर बना दिया गया। फिर दावेदारों को लेकर जो रिपोर्ट भेजी गई वो सीधे प्रदेश प्रभारी सैलजा को भेज दी गई। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा खुद कह चुके हैं कि अभी उन्हें केदारनाथ के लिए कोई कमांड नहीं मिली, जब हाई कमान कहेगा तो काम करूंगा। वहीं कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल इस मसले पर कुछ कहना नहीं चाहते, तो देहरादून में बैठे सीनियर नेता हरीश रावत के मुताबिक कोई विवाद ही नहीं है। कहीं कोई झगड़े नहीं है। अब थोड़ी बातचीत तो होती है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें एक दूसरे को स्पष्टीकरण देना आवश्यक होता है। उन्हें जो बातें मैंने देखी वो स्पष्टीकरण के तौर पर है और मैं उस समय जूम में उनके साथ जुड़ा हुआ था और दोनों बहुत मतलब एक जॉली मूड में कह रहे थे इन बातों को जो है। अब वो कैसे मेरी समझ से समाचार बन गया, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। कांग्रेस में केदारनाथ चुनाव से पहले छिड़े विवाद को बीजेपी कांग्रेस की परंपरा बता रही है और जो सैलजा पहले हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा से भिड़ी हुई थी, अब उनका विवाद प्रदेश अध्यक्ष के साथ चल रहा है और मैं बड़ा की बात पर कांग्रेस निपट रही है। देखिए, हरियाणा का भी यही मामला रहा, आपस में जिस तरह से उनकी फूट रही है, कुल मिलाकर के एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम किया गया
वही हालात उत्तराखंड में भी दिख रहे हैं। और इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। इस बात को लेकर के सामने खुल करके झगड़े आ रहे हैं। सामने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को कहना पड़ रहा है कि मैं अपनी बात को उचित फॉर्म में रखूंगा। केदारनाथ में 29 अक्टूबर तक नामांकन होना है, तो उससे पहले पार्टी को उम्मीदवार घोषित करना होगा। लेकिन जिस तरह केदारनाथ से लेकर दिल्ली तक विवाद बढ़ा है, उससे नुकसान का खतरा ज्यादा दिख रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व में घमासान मचा हुआ है, तो बीजेपी के दावेदारों में भी इससे कुछ कम जंग नहीं छिड़ी हुई है। हालात पर्सनल हमलों तक पहुंच गए हैं। ये उस पोस्ट के स्क्रीनशॉट हैं जिसे चंद घंटों के भीतर ही हटा भी दिया गया। लेकिन जितनी भी देर ये पोस्ट वायरल हुई, बीजेपी से टिकट के दावेदारों के अंदरूनी मारकाट को सड़क पर लाने के लिए वो भी काफी था। टीम ऐश्वर्या रावत नाम की आईडी से दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी और टिकट की दावेदार ऐश्वर्या रावत के समर्थन में ये पोस्ट लिखी गई थी। पोस्ट में टिकट के दावेदार पूर्व विधायक आशा नोटियाल पर सीधा निशाना साधा गया था। पोस्ट में कहा गया कि टिकट मिलने से पहले ही नॉमिनेशन फॉर्म खरीदकर वो पार्टी पर दबाव बना रही हैं। कई और आरोप भी आशा नोटियाल पर इस पोस्ट के जरिए लगाए गए थे। लिहाजा कांग्रेस ने इस पोस्ट को हाथों हाथ लपकने में देर नहीं लगाई। और लगता है कि भाजपा कुछ नया ही खेल खेलने जा रही है और बहुतों को, पुराने लोगों को कितना वो इग्नोर करेगी, ये देखने की बात है। लेकिन कुल मिला के कह सकते हैं कि भाजपा के अंदरूनी लड़ाई की बहुत स्थिति बड़ी खराब है और वहां पर एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। इससे पहले ही ऐश्वर्या रावत भी सोशल मीडिया में कुछ ऐसी ही पोस्ट डालकर पार्टी की किरकिरी कर चुकी हैं। तब भी पार्टी ने उनको चुप रहने की नसीहत दी थी। पार्टी के रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि बीजेपी तो लोकतांत्रिक पार्टी है, अंतकलह कांग्रेस में है। हमारे यहाँ लोगों ने अपनी इच्छा को सामने रखा है चुनाव लड़ने की। पार्टी ने पैनल बना के केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है और खासियत हमारी पार्टी की है कि जिस दिन कमल का फूल का चिन्ह का निशान जिस भी व्यक्ति को मिलेगा, पूरी पार्टी एकजुट होकर उसके पीछे लगेगी। अंतरकलह अगर कहीं देखने को मिल रही है तो कांग्रेस में दिख रही है, जिनमें 12 लोगों का पैनल है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के पास इस बात का भी इनपुट है कि टिकट नहीं मिलने की सूरत में कुछ कैंडिडेट पाला भी बदल सकते हैं और इसी के मद्देनजर अब पार्टी ने अपनी रणनीति में कुछ जरूरी बदलाव कर दिए हैं। खबर है कि बीजेपी आखिरी वक्त पर प्रत्याशी घोषित करेगी ताकि कोई पाला भी बदले तो डैमेज कंट्रोल किया जा सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पार्टी फोरम के बजाय सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से विवादों में आई ऐश्वर्या रावत देहरादून में बीजेपी ऑफिस पहुंची और संगठन महामंत्री अजय कुमार से बातचीत की। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात करने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी टिकट पर एक बार फिर दावेदारी ठोक दी। उन्होंने कहा कि पार्टी ऐसे उपचुनावों में परिवार को ही टिकट देती है और इस बार भी यही होना चाहिए। तो आपकी दावेदारी है केदारनाथ से? बिल्कुल, उपचुनाव है, माताजी का निधन हुआ है, जैसे बीजेपी की एक परिपाटी रही है कि परिवार में टिकट देते हैं, तो ये मेरी दावेदारी नहीं है, बल्कि मैं आपको ये कहूंगी कि ये टिकट मेरी माँ का ही है जो मैं दोबारा मांग रही हूँ उनके कार्यकाल को पूरा करने के लिए। अभी तक तो हमने ये देखा कि इस तरह के हालात में जब कोई दिवंगत हो जाता है तो उनके परिजनों को टिकट मिलता है, आपको भी ये उम्मीद है? उम्मीद क्या, ये तो होता ही है और पार्टी हमेशा उस चीज को निभाती है। उम्मीद नहीं, यही होना है और यही होगा। तो पार्टी ने 6 लोगों के नाम भेजे हैं जो वो तो हर बार ही दिए जाते हैं, क्योंकि उस समय दावेदारी की सबने, सब अपना कैरियर देखते हैं, सबको अपना आगे भविष्य देखना होता है, लेकिन पार्टी हमेशा वही डिसीजन लेती है जो जिसपे वो चलती आई है। आज आप पार्टी कार्यालय पहुंची, किससे मुलाकात हुई और क्या कुछ? आज मैं अजय जी से मिलने आई हूं और बहुत सकारात्मक हमारी मुलाकात रही और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि जो भी पार्टी के नियम हैं उसी को हम फॉलो करेंगे। नहीं, आपके टिकट के लिए कोई क्या बोला उन्होंने पर्टिकुलरली आपके टिकट को? देखिए, पर्टिकुलरली मेरे टिकट के लिए मैं बहुत यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट और आशान्वित होके जा रही हूँ, क्योंकि संशय मेरे मन में भी बहुत थे, लेकिन उन्होंने यही बताया कि ऐश्वर्या जी, आप पार्टी में अपनी निष्ठा रखिए और जो पार्टी ने पहले डिसीजन लिया है वो पार्टी आपके साथ होगी, आपके लिए कोई परिवर्तन नहीं होगा।
और पौड़ी के नयार घाटी में नयार फेस्टिवल का आज से आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फेस्टिवल का उद्घाटन कर दिया है और नयार फेस्टिवल में कई तरह से साहसिक खेलों का आयोजन भी किया जा रहा है। इस दौरान पहले गंगा आरती में शामिल हुए और उसके बाद वो एडवेंचर स्पोर्ट्स को हरी झंडी दिखाते नजर आए। नयार घाटी को साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए नया फेस्टिवल किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि नया घाटी के विकास के लिए साथ ही पर्यटन के लिहाज के विकास करने के लिए भी राज्य सरकार पूरे प्रयास करेगी। इसके अलावा सीएम धामी ने ऐलान किया कि देवप्रयाग में हर शाम गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सीएम धामी ने डिग्री कॉलेज हाईवे की भी घोषणा की है। देखिए, नयार महोत्सव के माध्यम से ये पूरा क्षेत्र हमारा पर्यटन की दृष्टि से, साहसिक पर्यटन की दृष्टि से तमाम क्षेत्रों में आज एक नए डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा और यहाँ पर ये सब गतिविधियाँ होंगी। इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनेगा और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि ये शानदार क्षेत्र हमारा डांगों का क्षेत्र, ये नयार घाटी का क्षेत्र आने वाले समय में एक भव्य और अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो। और पौड़ी के द्वारीखाल के किंसुर बागी में 3 दिन तक चलने वाले नयार उत्सव से स्थानीय लोगों में काफी खुशी का माहौल है। ब्लॉक प्रमुख द्वारीखाल महेंद्र सिंह राणा ने क्षेत्रीय जनता की ओर से सीएम पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करते हुए नयार उत्सव से इलाके को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में पहचान मिलेगी, ये बातें कही। उन्होंने कहा, धामी सरकार के प्रयास से द्वारीखाल का भविष्य उज्जवल होगा और क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत नयार उत्सव 2024 किया जा रहा है और ये बागी गांव में, ग्राम सभा बागी में किया जा रहा है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आज पर्यटन की दृष्टि से आपने इस क्षेत्र को एक नई पहचान दी है। निकाय चुनाव में 1 साल की देरी और अब छात्र संघ चुनाव की खटाई में पड़ गए हैं। हाईकोर्ट ने सरकार के ही जीओ को कंफर्म कर दिया है, तो अब चुनाव हो सकेंगे इसकी कम ही संभावनाएं हैं। राज्य में छात्र संघ चुनाव इस बार नहीं हो सकेंगे। हाईकोर्ट ने भी इस पर अपना निर्णय दे दिया है। सरकारी वकील ने कोर्ट को 30 सितंबर तक ही चुनाव कराने की बाध्यता बताई, तो इसके लिए 23 अप्रैल 2024 का जीओ भी कोर्ट के सामने रखा। सरकार द्वारा लिंगदोह कमेटी की सिफारिश का हवाला दिया गया, तो कोर्ट ने सरकार के उस जीओ पर मुहर लगा दी है जिसमें 30 सितंबर तक ही चुनाव होने थे। क्योंकि शासन ने खुद स्टेटमेंट दे दिया है कि हम जो है उसके हिसाब से हम नहीं चुनाव करा सकते, तो हमारा ये कहना है कि कम से कम जो है छात्रों के को साथ छल ना करे ना गवर्नमेंट। जिसे कहना चाहिए वटेवर जो है छात्र की एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर चुनाव की। लिंगदोह कमेटी के अनुसार शैक्षणिक सत्र के 6 से 8 हफ्तों में चुनाव होने थे। विश्वविद्यालयों ने परीक्षा कार्यक्रम जारी किया तो छात्र संघ चुनाव निरस्त कराने के लिए महिपाल सिंह हाईकोर्ट पहुंच गए और लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के उल्लंघन का केस दाखिल कर दिया। हालांकि छात्र चुनावों की मांग को लेकर अब भी अड़े हैं। आज जो कोर्ट से निर्णय आया कितने छात्रों को पता ही नहीं है। अभी इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट भी हमें जाना पड़े तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जैसे सरकार का कहना है कि लिंगदोह के हिसाब से ये 30 सितंबर को चुनाव हो जाने चाहिए थे। 2022 में भी उल्लंघन हुआ है और 2023 में भी उल्लंघन हुआ है इसका। नवंबर में चुनाव हुआ है, दिसंबर में चुनाव हो, तो अब क्यों नहीं हो सकता? सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। बहरहाल छात्र संघ चुनाव न कराने के कारण जो भी रहे हो, लेकिन छात्र राजनीति को खत्म किया जाने पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सरकार के खिलाफ युवा बिगुल फूंकने को भी तैयार है। निकाय चुनाव को लेके पहले ही सारी चीजें खटाई में हैं, तो अब छात्र संघ चुनाव भी स्टेट में नहीं हो पाएंगे। हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला दिया है, तो अब सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचा हुआ है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। सीएम धामी के निर्देशों के बाद राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान शुरू हुआ है और इस काम को कंप्लीट बताया गया है। अब पीडब्ल्यूडी सचिव का कहना है कि काम पूरा हुआ या नहीं, इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। सचिव पीडब्ल्यूडी पंकज पांडे ने पैच वर्क कार्य के वेरिफिकेशन के निर्देश दिए। बाकायदा इसके लिए अधिकारियों की टीम बनाई गई जो पैच वर्क के काम का वेरिफिकेशन करेगी।
कार्य योजना के तो सारे हमने काम पूरे कर दिए 100%, और अब इसका सचिव साहब से जो है जिलाधिकारियों को भी पत्र लिखा गया है कि इनका सत्यापन या वेरिफिकेशन भी, और हम भी अपने मुख्य अभियंताओं से और अधीक्षण अभियंताओं से इनका सत्यापन करा रहे हैं। बाजार जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कई बाजारों में यूपी के चोर गिरोह एक्टिव हो चुके हैं, जो कि पलक झपकते ही आपकी गाड़ी कमाई साफ कर सकते हैं। आपकी दीपावली रंगीन रहे, इसलिए आप सतर्क रहिए। और साथ ही कुमाऊं के बाजारों में ज्यादा सावधानी आपको बरतने की जरूरत है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखें। अगर आज के बाद में घटनाएं हुई तो वैसे कोर्ट वाले को खिलाफ कार्रवाई होगी। आज फोर्स लेके जाएंगे, पूरा एरिया सैनिटाइज करना है, पूरा का मतलब पूरा। एक भी आदमी से एरिया में बाहर नहीं निकलना चाहिए बिना चेक किए, बिना टेस्ट किए, चाहे महिला हो, पुरुष हो, हस्बैंड वाइफ हो, जो कोई भी आप वेरीफाई करेंगे कौन है आदमी, क्यों आया है, किसके साथ आया है, क्या कर रहा है, इसके कारण। ये सख्त निर्देश नैनीताल जिले के पुलिस कप्तान प्रहलाद नारायण मीणा के पुलिस कर्मियों को हैं, क्योंकि कुमाऊं के मुख्य बाजार हल्द्वानी में यूपी के मुजफ्फरनगर वाले जेब कतरे गैंग के सक्रिय होने की खुफिया खबर है, जिसके ज्यादातर सदस्य या तो महिलाएं हैं या फिर जेब कतरे पुलिस को चकमा देकर परिवार की शक्ल में घूम रहे हैं। जेब कतरे बाजार की इस भीड़ का फायदा उठाकर अपनी दिवाली रंगीन करने की फिराक में हैं। यही वजह है कि पुलिस कप्तान को खुद मोर्चा संभालना पड़ा है। ये त्योहार के सीजन में बाजारों में कुछ ऐसी शिकायतें आ रही थी कि कुछ ऐसे लोग संदिग्ध घूम रहे हैं जो यहाँ पर टप्पेबाजी और ठगी घटनाएं कर रहे हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमने चेकिंग मंगल पड़ाव की और इस बाजार में चलाया, जिसमें हमने पुलिस की बहुत सारी टीमें बनाई है। बाजार को चारों तरफ से हमने कोऑर्डिनेट किया और फिर बाजार में एक आदमी जो संदिग्ध दिख रहा है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। जो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है उसको थाने लेके पूछताछ की जा रही है, और ऐसे लोग जो त्योहार के सीजन में आके इस तरह घटनाएं कर रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस बाजार में एक्टिव है, संदिग्धों की चेकिंग हो रही है, लेकिन व्यापारियों की सड़कों पर सजाई गई ये दुकानें जेब कतरों और अन्य तरह के शरारती तत्वों के लिए सेफ अड्डा बन रही हैं। इसीलिए नगर निगम भी अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है। के माध्यम से मुनादी भी कराई गई। पूर्व में 2 बार कार्रवाई हुई थी और हम लोगों ने ये तय किया है कि एक रेगुलर इंटरवल पर हम लोग लगातार इसमें नगर निगम और पुलिस के सहयोग से कार्रवाई करते रहेंगे, ताकि ग्राहक को आने जाने का रास्ता मिले और यहाँ पर व्यापार भी बढ़े, फुटफॉल भी बढ़े। हल्द्वानी बाजार कुमाऊं का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ पहाड़ के लोग बड़ी तादाद में शॉपिंग को पहुँचते हैं, और यही लोग झपटमार और पॉकेटमार गिरोह के निशाने पर हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।